So, hello everyone, how are you all? I hope you all are well and your study is also going well. My name is Chandan, and today we are going to see the mains answer writing for BPSC, right? And basically, we are going to see in the field of international relation. So, दोस्तों जो क्वाड मेंबर्स जो ये क्वेश्चन है ये क्वाड पे बेस्ड है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये काफ़ी न्यूज़ में बना हुआ है। मुझे लगा कि ये इम्पॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर से मैच भी होता है, जैसे कि आप देखेंगे लास्ट ईयर आई थिंक सार्क या बिम्स्टेक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया था। तो अगर उसे देखें तो कोड काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है और हाल ही में जो अपने प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने पार्टिसिपेट भी करा था, आई थिंक अराउंड इन मई के आसपास हुआ था जो मीटिंग टोक्यो जापान में। तो इसलिए ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है और हमें इसके लिए एक आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस ज़रूरी हो जाती है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों क्वेश्चन ये है, क्वाड मेंबर्स वर्क टू मेंटेन द इंडो पैसिफिक रीजन्स फ्रीडम एंड ओपननेस। देयर आर कंसर्न्स दैट चैलेंजेस क्वाड्स ऑब्जेक्टिव्स, क्रिटिकली एनालाइज। दोस्तों जो सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे वो हमें देखना है क्रिटिकली एनालाइज। व्हाट इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ क्रिटिकली एनालाइज। अगर आप कहीं भी इस क्वेश्चन को देखते हैं क्रिटिकली एनालाइज, तो यहाँ पे क्या होता है ना, हमें पॉजिटिव एस्पेक्ट एज वेल एज नेगेटिव एस्पेक्ट दोनों ही देना होता है। एंड उसके बाद में हमें जो उसका मेन ऑब्जेक्टिव है, एक क्वेश्चन एक आंसर फ्रेमिंग की बात कर रहा हूँ। तो पहले आप इंट्रो देंगे, देन आफ्टर इंट्रो आपको बॉडी में क्या क्या मेंशन करना होता है, उस ग्रुप के और उस कोलिएशन के ऑब्जेक्टिव्स, एंड उसके बाद में उसके क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, देन उसके बाद क्या पॉजिटिव है, फिर उसके बाद में वे फॉरवर्ड लाइक क्या कर सकते हैं कि उसकी तालमेल को और ज़्यादा अच्छा किया जा सकता है और उसके इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ाया जा सकता है। फिर उसके बाद में आता है कंक्लूजन। तो एक बैलेंस्ड व्यू रख के, वैसे तो आप नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव दोनों में से किसी पे भी एंड कर सकते हैं, बट जो बेस्ट रहता है वो पॉजिटिव पे ही एंड कीजिए बिकॉज पॉजिटिविटी इज़ द बेस्ट वे। तो आइए हम देखते हैं आंसर ये। तो दोस्तों इसका इंट्रोडक्शन है, दो द क्वाड इज़ नोन एज द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है जी, इसका फुल फॉर्म है क्वाड का, एंड इट्स एन इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक फोरम कंप्राइजेस ऑफ 4 नेशंस। तो जैसे कि आप सब जानते हैं इसमें इंडिया, यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया का एक इनफॉर्मल ये कोलिएशन है, जिसमें एक शेयर्ड ऑब्जेक्टिव ये लोग इंश्योर करते हैं, ओपननेस, प्रॉस्पेरस एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक रीजन। और ये जैसा कि मैंने बताया ये न्यूज़ में था अभी, इसीलिए इसको मतलब इस क्वेश्चन को लाने का यही मकसद था। फिर उसके बाद हम देखेंगे इसके इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्वाड टू इंश्योर स्टेबल इंडो पैसिफिक रीजन। इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं एंड व्हाट दे आर डूइंग फॉर स्टेबलाइजिंग द इंडो पैसिफिक रीजन। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला है कीप स्ट्रेटेजिक सी रूट। अब इससे आप क्या समझते हैं, कीप स्ट्रेटेजिक सी रूट, इसका मतलब ये है कि जो सी रूट यूज़ करते हैं हम अपने व्यापार के लिए, चाहे इंडिया हो या चाइना हो, बेसिकली ये तो चाइना के ऊपर ये नज़र रखने के लिए है, बट इसका रोल और ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि अभी के टाइम में सिर्फ एक चाइना ही प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ के पायरेट्स हो गए इंडियन ओशन के, अच्छा उसके बाद में क्लाइमेटिक चेंज ये भी एक चैलेंज है। तो इसलिए कीप स्ट्रेटेजिक सी रूट, तो ये डिस्टेंस भी कम करता है, और आप सबको पता होगा कि ऑलमोस्ट 1/3 जो ट्रेड होता है वो सी रूट के थ्रू ही होता है। उसके बाद जैसे मैंने कहा रिड्यूसिंग चाइनीज़ इन्फ्लुएंस, फिर रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर, उसके बाद में डेट फाइनेंसिंग फॉर नेशंस। जैसा कि आपने देखा अभी डेट ट्रैप में श्रीलंका फंस गया, सेम सिचुएशन पाकिस्तान के पास है, बट वो बेचारे अभी काफ़ी नादान है, इस चीज़ को समझ नहीं सकते। उसके बाद में सेम चीज़ ये अफ्रीकन नेशंस के साथ हो रहा है, जैसे कि लाटविया, लिथुनिया, जो कि आपका ये यूरोपियन नेशंस है, यहाँ भी कुछ ऐसा ही चाइना सिस्टम चला रहा है, इसको वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के थ्रू कनेक्ट करना चाहता है, राइट दोस्तों। फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी शेयरिंग, डिजास्टर रिलीफ, साइबर सिक्योरिटी एंड काफ़ी चीज़ें जो हैं वो ये ग्रुप प्रोवाइड करता है।
फिर उसके बाद हम देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ क्वाड फॉर इंडिया, इंडियंस एंड इट्स पार्टनर कंट्रीज। तो दोस्तों जो सबसे पहले से देखिए, अगर आप आंसर लिख रहे हैं और अगर थोड़ा सा ये प्रेजेंटेबल फॉर्म में है तो ये थोड़े से मतलब कि आपके 2-3 नंबर बढ़ाने के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। एंड यही 2-3 नंबर आपके रैंक डिसाइडिंग फैक्टर साबित होते हैं। तो पहला इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हो गया, लाइक एक्सप्लोरिंग सी बेड्स, पेट्रोलियम, स्टोन्स, जो ज्वेल्स होती हैं इस चीज़ के लिए, और एडवांस टेक्नोलॉजी भी इंपोर्ट करेंगे जो डेवलप्ड नेशंस है लाइक यूएस, ऑस्ट्रेलिया। मिलिट्री सिग्निफिकेंस लाइक विजिलेंटिज्म के लिए, पेट्रोलिंग के लिए, और उसके बाद में चाइना के एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को टैकल करने के लिए। उसके बाद है अपना पॉलिटिकल। पॉलिटिकल लाइक जो नेक्सस पाकिस्तान एंड चाइना के बीच में बन रहा है, और आपने देखा होगा जो हेमनटोटा पोर्ट जो श्रीलंका में है, उससे गोदर पोर्ट जो पाकिस्तान का है उसको कनेक्ट कर रहा है चाइना, एंड वहाँ पे अपने मिलिट्री बेस इस्टेब्लिश कर रहा है। तो इस वजह से भी ये कोड का रोल यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि इसको टैकल किया जाए, वरना बाद में इंडिया के लिए ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। उसके बाद में जोग्राफिकल सिग्निफिकेंस, मतलब ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट से इंडियन ओशन का प्रॉक्सिमिटी काफ़ी ज़्यादा है, राइट। और वहाँ की चीज़ों को इजीली एक्सट्रैक्ट कर सके, काफ़ी फिशरीज़ एंड ऑल चीज़ों को हम इजीली ले सकते हैं अगर हम इसके ऊपर काफ़ी ध्यान दें तो। फिर उसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर। अब देखिए कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर का मतलब क्या है, ये थोड़ा डीप हो जाता है। लाइक मैरीटाइम सिक्योरिटी, ह्यूमैनिटेरियन रेजिस्टेंस आप दे रहे हैं, आप स्ट्रॉन्ग अपोजिशन चाइना के लिए बिल्ड कर रहे हैं। तो ये सिर्फ एक मिलिट्री डायलॉग या फिर एक इकोनॉमिक पैरामीटर पे बेस्ड नहीं है। यहाँ पे आपको एक हॉलिस्टिक अप्रोच दिखता है, जो कि ये काफ़ी शानदार बात है क्वाड के अंदर। उसके बाद काफ़ी, जैसे कि मैंने बताया था, आपको चैलेंजेस भी इसके बताने हैं। तो सबसे पहला चैलेंज जो है इसका, डाइवर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट ऑन रशिया यूक्रेन। अब आप देख सकते हैं कि इंडिया के लिए कितना डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, क्योंकि इंडिया ना अभी मतलब रशिया का साथ छोड़ भी नहीं सकता और यूक्रेन का साथ दे भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि रशिया से हम लोग हैविली आर्म्स इंपोर्ट करते हैं। हालांकि यूक्रेन में हमारा एक्सपोर्ट है, बट फिर भी एक हद तक है। रशिया हमारा बहुत पुराना पार्टनर है। तो वहीं हम मतलब एक रशिया के मतलब एक यूक्रेन के चलते हम रशिया को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। और सेम थिंग है कि हम अपना एक स्टैंड मतलब एक के साथ हम ये भी नहीं बता सकते, बिकॉज यू ऑल नो अबाउट नाम पॉलिसी, नॉन अलाइन मूवमेंट। नाउ सेकेंड पॉइंट है इंडियाज़ डिफेंस परचेज। जैसे मैंने बताया कि यूएस के लिए सबसे बड़ा जो मेन कंसर्न है वो यही है कि इंडिया जो है अपने सारे वेपन्स रशिया से ख़रीद रहा है, यूएस का माल बिक नहीं रहा है, तो मतलब अब उनका दिमाग ख़राब हो रहा है। उसके बाद है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। ये तो मतलब एक कॉमन पॉइंट है जहाँ आपको कुछ समझना है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन डाल देना, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन हो चैलेंज में, ये तो आ ही जाता है। उसके बाद में नो बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस। देखिए ये एक सबसे बड़ा रीज़न है, क्योंकि ये लोग मिलके एक डिसीजन लेते हैं, और क्योंकि एक ये फॉर्मल ग्रुप नहीं है, इसके डिसीजंस भी बाइंडिंग नहीं है। जिसके मन में मानता है, जो नहीं मानते, तो मतलब ये एक काफ़ी मतलब एक मेन कंसर्न मुझे लगता है कि इसका सबसे जो मेन है वो यही है। और फिर उसके बाद आप वे फॉरवर्ड बता सकते हैं। वे फॉरवर्ड में सबसे पहला आपका हॉलिस्टिक अप्रोच एंड कोऑर्डिनेशन, लाइक आउटकम्स ऑफ कोऑर्ड मीटिंग एंड इट्स डिसीजन शुड बी बाइंडिंग ऑन मेंबर्स, है ना। फिर उसके बाद में नीड टू एड्रेस कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस, लाइक अभी का जो मेन चैलेंज है ओशियन पोल्यूशन है, डेट ट्रैप जो चाइना का है, लॉन्ग टर्म विजनरी प्लान्स फॉर शेयरिंग एडवांस टेक्नोलॉजी। अगर देखिए, अगर हम अभी के टाइम में पोल्यूशन टैकल नहीं करते, तो जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट होगा ना वो साउथ एशियन रीजन्स पे होगा, और साउथ एशियन रीजन में भी स्पेशली साउथ ईस्ट एशियन नेशन पे। मतलब अकॉर्डिंग टू आई थिंक वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, 3.21 बिलियन पीपल आर गोइंग टू इम्पैक्ट बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड इंक्रीजिंग सी लेवल। तो इस चीज़ के लिए हमें मतलब ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं, वरना हम काफ़ी चीज़ें खो देंगे। और टेम्परेचर बढ़ेगा तो आप सबको पता ही है कि कितना नुकसान होगा, कितने जीव जंतु मरेंगे, विलुप्त हो जाएंगे।
एंड उसके बाद है कोऑपरेशन विद आसियान ग्रुप्स एंड रीजनल इंटीग्रेशन टू मिटिगेट थ्रेट्स। अब देखिए, अब क्वाड है, सिर्फ ये लोग अगर अपने गीत गाते रहेंगे तो फिर कोऑपरेशन ढंग से हो नहीं पाएगा और आसियान का फ़ायदा चाइना उठा लेगा। तो इसलिए हमें आज ज़रूरत है कि एक इस ग्रुप को थोड़ा बढ़ाया जाए और बढ़ा करके इसमें आसियान कंट्रीज़ को भी इंक्लूड किया जाए, क्योंकि इनका भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है इसमें। उसके बाद में है विद टेंशंस टैकलिंग नीड टू वर्क टुगेदर फॉर क्लाइमेट चेंज एंड राइजिंग सी लेवल, जैसे जो कि मैंने आपको बता दिया अभी। उसके बाद बारी आती है कंक्लूजन की। तो देखिए, आप कंक्लूजन को काफ़ी अच्छे से एंड कर सकते हैं और इसमें सबसे पहला है, नाउ द टाइम हैज़ कम वेयर इंडिया विद द क्वाड पार्टनर्स शुड एक्ट एज अ डोमिनेंट लीडर to restrict China and ensure good future for the natives near Indian Ocean region and save the earth from the havoc of climate change and leads towards peace and tranquility। तो दोस्तों, हालांकि इंट्रोडक्शन इसमें थोड़ा सा और बेटर हो सकता था और उसके बाद कंक्लूजन भी। देखिए, बेटर होने का जो रूम होता है वो हर जगह होता है, बट जो मैंने कोशिश करा है आपको एक एक मतलब कि एक प्रॉपर फ्रेम देने का, जिससे आप लोगों को चीज़ों का अच्छे से पता चल सके। अब इस क्वेश्चन में क्या मिसिंग है, देखिए, इसमें एक माइंड मैप तो कोशिश किया गया है बनाने का, बट यहाँ पे मैप मिसिंग है, जो कि आपको एटलीस्ट 3 से 4 नंबर गेन करने में हेल्प कर देगा और कभी कभी तो 5 से 6, क्योंकि एग्जामिनर बोर हो जाता है एक ही पेपर चेक करते करते, लेकिन कुछ उसको थोड़ा डिफरेंट लगता है तो डेफिनेटली वो उसका रिवॉर्ड देता है। तो ऑल तो मैंने मैप भी मेंशन कर दिया है, आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं और कैसे पर्ल ऑफ स्ट्रिंग को दिखा सकते हैं। देखिए, ये इंडिया का मैप है, चाइना हो गया, चाइना चिटगोंग पोर्ट, हम्बनटोटा पोर्ट, इधर हो गया गोदर पोर्ट, ठीक है, यहाँ पे स्लायत हो गया। तो मतलब एक ये रिंग में हमें घेर रहा है, तो इसलिए भी इंडिया के लिए ये काफ़ी बड़ा कंसर्न है और इस चीज़ को हमें हमें एड्रेस करना सबसे पहले फोर फ्रंट पे हमें रहना है। क्योंकि देखिए, जो यूएस हो गया या ऑस्ट्रेलिया हो गया, इनकी लड़ाई दूसरी है, ये थर्ड पार्टी है और इनका नुकसान इसमें कम है। लेकिन अगर इंडिया घिर जाता है तो इंडिया की इकोनॉमी पे भी इम्पैक्ट आएगा, डिफेंस पे भी डिफेंस कॉम्प्रोमाइज़ होगा। तो इसलिए क्वाड का सिग्निफिकेंस काफ़ी बढ़ जाता है और इसलिए इसमें इस क्वेश्चन को बीपीएससी में भी आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा। एक बार और आप देख लेंगे फटाफट से, ये इंट्रोडक्शन दिया, देन हमने ऑब्जेक्टिव बताया, ऑब्जेक्टिव के बाद में हमने सिग्निफिकेंस बताया, इकोनॉमिक, मिलिट्री, पॉलिटिकल, जोग्राफिकल, फिर उसके बाद में हमने इसके कुछ चैलेंजेस बताए एंड चैलेंजेस के बाद में हमने वे फॉरवर्ड बताया एंड वे फॉरवर्ड के बाद में हमने इसको कंक्लूड कर दिया। मिसिंग क्या था इसमें? मैप। आप मैप मेंशन करके 2 से 4 नंबर इजीली गेन कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो यूज़फुल लगा होगा एंड इफ़ यू वांट दिस टाइप ऑफ वीडियो अगेन एंड अगेन, देन like, share and subscribe this channel. Okay friends, thank you, goodbye.